सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप बहुत कमज़ोरी और थका थका सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ऐसा यकीनन लगातार बेआरामी और काम के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आती थी। मैं सर झटक कर भागी भागी घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने खुद पर बहुत से मर्दों की नज़रें अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि इस दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं है, मगर फिर भी के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस होके भी नज़रअंदाज करना पड़ रहा था, लेकिन मुझे फ़िक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा ना बिगड़ जाए और मेरा डर इसी रोज़ सच साबित हुआ था जब मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मचलाने लगा। भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी। मैं थोड़ा बहुत खाया पिया सब निकल गया। मैं ध्यान से सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज़ मैंने किस तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नतों से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची। किस्मत में जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे। वह मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगे कि मैं ऐसे हुलिया बदलकर काम कर रही हूँ, मगर मेरा सर ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथों पकड़े जाऊँगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल में मेरी हालत थकान और कमज़ोरी की वजह से थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक इतनी थकान और कमज़ोरी क्यों होने लगी। ना मेरा काम इतना ज़्यादा था, ना ही मेरा काम थकने वाला था और ना ही खाने पीने की चोट थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले रोज़ मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेंगे, लेकिन खामोश रहे और मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निढाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में गिर गई थी जिससे ना मैं काम कर सकती थी और ना ही आराम पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हाल में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती और चक्कर आते रहते थे। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने का सोच रही थी कि एक रोज़ काम के दौरान ही मेरी
तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया और तब डॉक्टर ने मुझे सब सुनकर अजीब सी बात कही। वह बोले कि तुम्हारी जो हालत है इसे देखकर मुझे लगा तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात के दरमियान उन्हें रोक कर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है। खाने में अच्छी खुराक लेती हूँ फिर भी मुझे कुछ दिन में बहुत कमजोरी, उल्टियाँ और चक्कर क्यों आते हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर को देखती रह गई कि मेरा नाम सुमन है। मैं गरीब घराने में ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घराना कोई गरीबी में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालात में रहते थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई। उसकी वजह से वह अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बहुत बुरे होने लगे थे। माँ मेरे बाप को बहुत समझाने की कोशिश करती, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होती। मैं अपने छोटे भाई बहन को देखती थी और ख़ुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में आज आ रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था तब से बाहर के मर्दों की नज़रों मेरे लिए बेबाकी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों के अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी यह कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरे भाई बहन घर में पड़े पड़े ही भूख से मर जाते। जब मैं बाबा से नशा करना शुरू किया था मेरी माँ गुमसुम सी हो गई, एक कोने में पड़ी रहती और उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान ख़त्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर नहीं जानती थी यह मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं अपनी कम पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी और मैं अपनी इज्जत बचाकर दर बदर धक्के खाती थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं तरीके से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था मैं तेजाब से अपना यह हुस्न दागदार कर लूँ, मगर मुझे हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने ख़ानदान का रुख किया। मेरे एक सिर्फ ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे और उनके जवान बेटे भी अच्छी नौकरियों पर थे। मैंने ताऊ के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस से मुझे चंद नोट पकड़ा दिए और मेरे लिए इतना भी था कि उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक रोज़ अचानक ताऊ अपने बेटे के साथ आज आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से की वह सुनकर मेरे सर से पूरे घर की छत आ गई। मेरे सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरे घर का खर्च उठाएगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरा वह कजिन मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था और अयास किस्म का भी था। इसकी पहली भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों बीवियों को वह शादी के कुछ महीने बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे माँ बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था, मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल में मैं बहुत खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपनी सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुँचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह मेरे ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार में नहीं लाए थे।
उल्टा मेरे बाप को मुझे समझाने को कहा। मेरा बाप मुझसे हर वक्त लड़ने लगा था। मैं दिमागी दबाव में घिर गई थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कज़न बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई की गरीबी भरी ज़िंदगी पर थक कर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी कि मेरा कज़िन मेरे घर वालों को हर महीना खर्च हर हाल में देगा। मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कज़न घर के पिछली तरफ गलियारे में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कज़न के मुंह से अपना नाम सुना तो वही ठहर कर रुक गई, और जो बातें इस रोज़ मैंने अपने कज़न की सुनी थी वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा वजूद सुनसा रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग आई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप, मैं यह काम बुरा नहीं था, वह अभी मानने को तैयार नहीं था कि मेरा कज़न मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कज़न सिर्फ मुझे अपने से बड़े लोगों से मिलवाने का शौक़ रखता होगा। इस सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदल कर खुद को लड़के में डाल लिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतज़ाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं पकड़ी जाऊँगी। मुझे हर वक्त यही डर सताता था और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रही। मेरे चेहरे की नज़ाकत और लड़कियों वाले अंदाज सबको हैरान करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया था और मेरे साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इस सबसे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ हो जाती थी, मगर जानती थी ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनसे वह चाहकर भी पीछे नहीं छुड़वा पाती और मुझे संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे, अपने काम से काम रखते थे। वह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें सिर्फ एक लड़का रोहित था, जो पहले रोज़ से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और इसका ताल्लुक़ कानपुर शहर से था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसकी 3 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थी और वह एकलौता भाई था। इसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्यों सोचा था। इसका कहना था कि वह आज़ाद रहना पसंद करता था और उसकी नज़र में यहाँ रहना इसकी आज़ादी थी। मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी और कोशिश करती थी कि जब वह सब सो जाए तब जाऊँ और उनके जागने से पहले बाहर निकल जाया करूँ। मैं अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी देर भी हो जाती, लेकिन मैं यकीन से थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजारकर कोई मसला नहीं होता था, मगर काम पर जाकर मैं अभी उन्हीं मसलों में घिर गई होती थी। मुझे बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता। 1-2 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया, मगर मुझे हर वक्त डर सताता था कि कभी मैं खुद को ना बचा पाई तो ना सिर्फ इज्जत जाएगी बल्कि मेरी हकीकत भी
सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ ऊपर वालों का सहारा था और अब तक जो महफूज थी इसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने तनख्वाह मिलते ही घर जाकर घर वालों को खर्च दिया और मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे ख़ानदान के सामने बुरा भला कर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा डर से गुजरता था। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि मैंने वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस होस्टेस की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते थे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कजिन से शादी कर लूँ। शायद मेरे कजन ने भी मेरे बाप को कोई पट्टी पढ़ा दी थी जिनकी वजह से वह बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार ना थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने मैं खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान देकर देती। इस सब से मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वह मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीदकर मुझे हर बार साथ देती थी ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा, सब खुश रहने लगे थे। मगर मेरी यह सोच भी जल्द ख़त्म होने वाली थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून तहस नहस देकर गमज़दा हो गई। और मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ें उठा उठा कर फेंक दी। सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी कि ना जाने बाबा को क्या हो गया। जब मैंने अपने बाप से उनके गुस्से की वजह पूछी तो उनके गुस्से से भरे जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया था क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी मेरे बाप को यह बात किसने बताई थी क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली शहर जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाकर और उनसे माफ़ी मांग लूँ। मैं अभी इस बात पर राज़ी नहीं थी लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे कि वह मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहली रोज़ ही मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे बाबा बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाना बनाकर टिफ़िन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज़ मैं वापस जाते हुए सारे रास्ते रोती रही और मैं जानती थी मेरे माँ बाप मेरे बाप हरकतों का एहसास कम करने की कोशिश करती। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी कि अब सोच लिया था कि दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था और इसी बार घर लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं रोज़ाना की थकान और कमज़ोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ रोज़ अपनी तबीयत खराब को नज़रअंदाज कर रही थी मगर मेरी हालत बहुत ख़राब हुई और मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा था क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश और हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। और जब मैं एक रोज़ काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वह मेरे लिए क़यामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया मुझे कुछ अरसे से
स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसे जहर की जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी और अब मेरे जिस्म में उतर दादात बढ़ जाने की वजह से इसका असर जाहिर होने लगा। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा, यह भी समझा दिया कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था और अगर मैं सावधानी बरतूं तो बच सकती हूँ, मगर मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टियां ले ली और घर जाने की बजाय वही क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतनी घबरा गई कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी की मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस जहर में जहर दिया जा रहा है। इसके मशवरे पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह जहर इस दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे में टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी रोज़ घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिशात तबाह कर उन सब के लिए कमा रही थी और कई मर्तबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे में पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देख कर रह गई। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की कि मैं थक गई थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी। मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था। मैं और परेशान माँ बैठे हुए सोच रहे थे। ख्याल आने पर अपनी छोटी बहन भाइयों से सवाल किए तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वह मेरा वजूद बेजान कर गई। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी मेरे बाबा इसमें कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को देखा मगर वह बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरा बाप जब घर आया तो मैंने जहर देने की वजह पूछी तो मेरा बाप मुकरने की कोशिश कर रहा था, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल गया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार के बाद ही मेरे बाप को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की वो गंवाना नहीं चाहता था। इसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था और जब भी हाथ ना आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था कि मुझे जैसी बेटी पर बंद लग सके। मैं यह सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा। मैं अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो मुझसे सवाल किया कि इतनी अच्छी दोस्त थी, उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वह सुनकर मुझ पर दीवाना हुआ और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों कमाकर मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।